दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमास के सीनियर लीडर इस्माइल हानिया का जिस तरीके से कत्ल किया गया ईरान की राजधानी तेहरान में, उसने ईरान के सुरक्षा तंत्र की पोल खोलकर रख दी। लेकिन ईरान में यानी तेहरान में इस वक्त शोक मनाया जा रहा है। 3 दिन के लिए पूरे ईरान में शोक मनाने का ऐलान किया गया है और तेहरान में बाकायदा एक रोड शो हुआ है। उनकी मैयत को लेकर के, उनके जनाजे को लेकर के पूरा रोड शो किया गया है और ईरान ने कसम खाई है, ईरान ने बदला लेने का अहद किया है, ऐलान किया है कि वो बदला लेकर रहेगा और बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा। ईरान के चाहे IRGC का मामला हो, चाहे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का मामला हो, चाहे उनके प्रेसिडेंट नए वाले चुने गए हैं मसूद पेजेकिशियान, उनके जरिए किया गया हो, सब ने कसास का दावा किया है कि हम इसका बदला लेंगे। कब लेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन अभी ईरान में बाकायदा सैयद अली खामेनेई ने यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हानिया का जनाजा पढ़ाया। उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड खत्म हो गए, उनका भी जनाजा पढ़ाया गया और तेहरान से उनकी मैयत को कतर ले जाया जाएगा और कतर में जुमे के रोज दोहा में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, उनकी मिट्टी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे। उनका जो कत्ल किया गया है वो गाइडेड मिसाइल के जरिए किया गया है। यानी गाइडेड मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जिनमें बाकायदा गाइडेड फीचर होते हैं और वो अपने निशाने पर सटीक जाकर के हमला करते हैं, चाहे दाएं घूमना हो, चाहे बाएं घूमना हो, चाहे ऊपर घूमना हो, चाहे पीछे की तरफ लौट करके फिर वापस अपने टारगेट पर अटैक करना हो, वो गाइडेड मिसाइलें आप समझ सकते हैं। और उस तरह की गाइडेड मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। एक बात यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की धरती से ही वो गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया गया, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस तरह की मिसाइलें, इस तरह की टेक्निक और इस तरह के खुफिया तरीके से अंजाम दिया जाने वाला मिलिट्री टेक्निक केवल और केवल इजराइल के पास है। इजराइल के पास जासूसी का पूरा निजाम है और यह बात नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के भीतर मोसाद और CIA के एजेंट मौजूद हैं, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा कि कई बार जासूसों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई। जिस तरीके से महसा अमीनी के नाम पर उसी ईरान में प्रोटेस्ट किया गया, हिजाब की आड़ लेकर के, धार्मिक कट्टरता की आड़ लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, उसके पीछे भी इन्हीं जासूसी नेटवर्क का भी हाथ माना जाता है, ताकि वो ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं, ताकि ईरान जो है वो डिसबैलेंस हो, वो वहां तख्ता पलट की कोई कोशिश हो जाए, वहां की गवर्नमेंट वहां पे गिर जाए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान ने अपनी सूझबूझ के जरिए इस पूरे मामले को डील किया और मामले को शांत कराया, लेकिन ईरान की बहुत किरकिरी हो गई। आप इस बात को मान लीजिए कि ईरान के ऊपर बहुत तरह की पाबंदियां हैं कि वो अपने जहाजों के अपडेट नहीं कर सकता, वो अपने जहाजों के कलपुर्जे नहीं चेंज कर सकता, अपने जहाजों को मॉडर्न नहीं कर सकता। जिस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हलाक हो गए, वो भी काफी पुराना जहाज था। सोवियत रूस के दौर का माना जाता है कि वो काफी पुराना जहाज था वो, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जा सका सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया ने उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। उसको व्यापार से लेकर, कारोबार से लेकर, उसको मॉडर्न करने तक पे हर चीज पर उस पर पाबंदी लगाई दी गई है, क्योंकि जिस देश पर यह खतरा देखता है वेस्टर्न, उनके ऊपर ये सबसे पहले क्या करता है कि वहां के सबसे सुपीरियर जो लीडर होते हैं उनको टेररिस्ट घोषित करता है। वहां जो डिफेंस फोर्स होते हैं, आर्मी होते हैं, उनको आतंकवादी घोषित करता है और उस देश पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं सिर्फ इसीलिए ताकि और भी पीछे रहे और वो गुलाम की तरह जीने के लिए मजबूर हो जाए। अगर हाथ पैर मारेगा तो हम उसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जिस तरह के वाकया ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है, ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि किसी भी देश के भीतर घुसकर कोई तीसरा देश अगर अटैक करता है, कोई दूसरे देश के आदमी के ऊपर अटैक करता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है और उसके दिफा में ईरान अगर कुछ करता है तो उसको जायज माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि ईरान ने कुछ महीने पहले इजराइल पर हमला किया था, उसको बचाने के लिए कई देशों की सेनाएं आ गई थी, अपना लाव लश्कर लेकर के आ गई थी कि हम इजराइल को बचाएंगे। ठीक वही नौबत अब फिर से आने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान अपना बदला लेगा और उसने अपने यहां सुर्ख परचम भी लहरा दिया है और जमकरान मस्जिद के ऊपर जो उसने अपना लाल परचम लहरा दिया है, वो बदले के लिए वो लहराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, ईरान इस तरह के कई बार परचम लहरा चुका है, लेकिन बदले का क्या हुआ उसका कुछ अता पता नहीं। लेकिन फिर भी इतना मानिए, ईरान भले नाकाम रहा हो, जैसा भी है वो फलस्तीन के साथ खड़ा है, वो हमास के लीडरान के साथ खड़ा है, जो भी रेजिडेंस फोर्सेस हैं उनके साथ ईरान खड़ा है, चाहे उनका मसलब कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी अकायद के मानने वाले हों। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नफरत फैलाई जा रही है और शिया और सुन्नी का मामला खड़ा किया जा रहा है
और कहा जा रहा है कि शिया लाएतबार। हालांकि ये बहुत विवादित चीज है कि आप किसी को मसलक से जज करने लगे हैं। अगर मसलक से जज करना है तो सऊदी अरब और अरब के तमाम देशों में मौजूद जो मसलक है उसको फिर ब्लेम दीजिए कि वो गाजा में मारे जाने वाले लोगों के लिए वो जिम्मेदार हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पढ़ी लिखी कौम है वो इन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ना चाहती। आप याद रखिए, गाजा फलस्तीन किसी एक आदमी या किसी एक मसलक का सवाल नहीं। गाजा और फलस्तीन अगर अपने लिए वापस सलाहुद्दीन अय्यूबी और उमर की डिमांड कर रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी या उमर हमारे बीच फिर से आ जाएं, तो इसका ताल्लुक किसी मसलक से नहीं है, लेकिन मसलक की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की कोशिशें बहुत तेज धड़ल्ले से हो रही है, और खासतौर से उन लोगों के जरिए जो अरब के समर्थक माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरब समर्थक किस हद तक, किसके इशारे पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भारत में भी जो हिंदी ट्विटर हैंडल्स हैं उनके जरिए इस तरह का काम किया जा रहा है, और बाकायदा मुस्लिम नाम वाले ट्विटर हैंडल्स इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मसलक को ही आपको देखना है तो आप ये देखिए कि एक शिया हुकूमत अहले तशी और एक सुन्नियों के लिए कह रही कि हम बदला लेंगे, उनकी मौत का बदला लेंगे। फलस्तीन में मरने वाले कौन थे? शिया थे कि सुन्नी थे? पूरी दुनिया जानती है कि वो टोटल के टोटल ज्यादातर उसमें सुन्नी अकायद के लोग हैं। लेकिन ये मामला सुन्नी और शिया का है ही नहीं, ये मामला मुसलमानों का है, उनकी अपनी जमीन का है, उनकी अपनी पहचान का है। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं जिसको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, और लोगों को जाकर के वहां पर उनको समझाना है, जवाब देना है, ताकि उनको पता चले कि दुनिया क्या सोच रही है उनके बारे में। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कतर भी बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि कतर की कोशिशों का ही नतीजा था कि जो अब तक दोनों पक्षों के बीच में बातचीत का प्रोसेस चल रहा था। अब कतर ने कहा है कि ये इजराइल का रवैया ठीक नहीं लगा, इजराइल ने यह बिल्कुल गलत काम किया है, क्योंकि एक तरफ इजराइल हमास के लीडरों से बातचीत करके अपने बंधकों को छुड़ाना चाहता है, गाजा में सीज फायर के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और गाजा के हमास के लीडरों के साथ संपर्क भी करना चाहता है। वो किसके जरिए? कतर के जरिए। और वहीं दूसरी तरफ हमास के लीडरों का कत्ल भी करता है। तो दो तरह से एक काम नहीं हो सकते, और ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, और गाजा के मामले में अब पीस डील होता नजर नहीं आ रहा। कतर बहुत नाराज नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत ने भी इस मामले में सख्त मजम्मत की है, तुर्की ने भी इसकी सख्त मुखालिफत की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की भी अब पहले के जैसा जो 6-7 महीने का उसका रवैया रहा है उस तरह का नहीं आ रहा, वो आक्रामक होता नजर आ रहा है। वो ये भी कह रहा है कि हम लेबनान के भीतर अपनी सेना भेजेंगे, और जिस तरीके से हालिया तुर्की के बयान आए हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो ईरान के साथ रूस भी आ सकता है, नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है, चीन भी आ सकता है, और जब रूस ईरान के साथ आएगा तो तुर्की भी जरूर आएगा, अजरबैजान भी जरूर आएगा, कई ऐसे देश भी सामने जरूर आएंगे जो इजराइल की हरकतों से दो चार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन देखना बाकी रहेगा। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से नेतन्याहू को बुलाकर अमेरिकी सीनेट में, वहां के पार्लियामेंट में भाषण करवाया गया, इससे भी तुर्की काफी नाराज है। और तुर्की ने भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अध्यक्ष यानी महमूद अब्बास को अपनी संसद में बुलाया, दावत दिया कि आप आइए, हम भी आपका भाषण दिलवाएंगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन महमूद अब्बास, चूंकि उनका नजरिया इजराइल की तरफ रहा है, उनका नजरिया अमेरिका की तरफ रहा है, उनकी पीठ पर अमेरिका इजराइल का हाथ रहा है, तो वो नहीं गए। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि तुर्की अब बाकायदा अबू उबैदा को बुलाने की तैयारी कर रहा है। अगर अबू उबैदा को बुलाकर अपने पार्लियामेंट में भाषण दिलवा देता है तो आप ये मानिए अबू उबैदा वो इलाज है जिसको दूर से ही देखकर इजराइल बिल्कुल परेशान हो जाता है। इस हद तक अबू उबैदा को एक बहुत बड़ा बवाल माना जाता है। लेकिन खैर, हालात बदल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई जंग हो, कोई खूनरेजी हो, लेकिन फलस्तीन का मसला तो हल होना ही चाहिए, क्योंकि फलस्तीनी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और आज से नहीं 70-75 साल से लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर देश की, दुनिया के बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी सरकारें अपने मतलब के लिए अगर इजराइल का साथ देती है, इजराइल के लिए खड़े रहती है, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।